हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आनंदम ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड, आज के ही दिन दिनांक 8 जनवरी 2023 को पटना हाई कोर्ट का के अनुवादक परीक्षा का सफल कंडक्शन हुआ। इस परीक्षा में दो पेपर्स आए हुए थे। पहला पेपर 80 नंबर का था और इसमें ऑब्जेक्टिव हिंदी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, फिर उसके बाद थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और उसके बाद करंट अफेयर्स था। और जहाँ तक पेपर टू की बात है तो पेपर टू जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पेपर में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। में से 4 क्वेश्चंस कौन कौन थे? 2 पैसेजेस इंग्लिश से हिंदी करने के लिए अनुवाद दिया गया था और 2 जो पैसेजेस थे वे हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए, मतलब अनुवाद करने के लिए पैसेजेस दिए गए थे। इस तरह से 4 पैसेजेस दिए गए थे और चारों पैसेजेस में प्रत्येक पैसेज जो था वह 30 मार्क्स का था और इस तरह से 120 नंबर इन टोटलिटी कुल मिलाकर के अंक इस पेपर के थे। और जैसा कि आप यहाँ पर निर्देश में देख पा रहे हैं कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज़ 48 आउट ऑफ 120, मतलब 120 में 48 नंबर ही यदि आप ले आते हैं तब वो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। लेकिन चयन तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले के लिए का ही होगा। ठीक है। अब फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि इस पार्ट टू में, इस पटना हाई कोर्ट में ये जो 4 पैसेजेस आए हुए थे वे 4 पैसेजेस किस तरह के नेचर वाले थे, चलते हैं हम लोग समझते हैं। फ्रेंड, जो पहला पैसेज जो था, जो इंग्लिश से हिंदी करने थे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह विधि पर आधारित था। इसमें देखिएगा कोड का प्रयोग हुआ है, कॉग्निजेंस का यूज़ हुआ है। जाहिर होता है कि पहला पैसेज जो था अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए वह विधि पर आधारित पैसेज था। दूसरा जो पैसेज था वो भी आप देख पा रहे हैं कि वो भी विधि पर ही आधारित था। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कोर्ट की बात हो रही है। अगर हम लोग हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के पैसेज पर की बात करते हैं तो पहला जो अनुच्छेद आप देख पा रहे हैं वह भी विधि पर आधारित पैसेज है। ठीक है, ये गद्यांश विधि पर आधारित है। दूसरा जो पैसेज आया हुआ था वो विधि पर आधारित आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। यह एक करंट टॉपिक को लेकर के यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश किस चीज़ पर आधारित है? नई शिक्षा नीति पर आधारित है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि ये जो 4 तरह के पैसेजेस आए हुए थे इस एग्ज़ाम में, उसका नेचर क्या था। फ्रेंड, हम लोग शीघ्र क्या कर लेते हैं कि इस परीक्षा में जो एक पैसेज जो था अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए, जो पहला पैसेज दिया गया था जो विधि पर आधारित था, लीगल पैसेज था, उसका हम लोग थोड़ा अनुवाद करके देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो लीगल टर्म्स का यूज़ हुआ है उसे भी हम लोग जानना शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द एफॉरसेड रिटन कॉम्प्लेंट। एफॉरसेड रिटन कॉम्प्लेंट का मतलब क्या हो गया? एफॉरसेड का मतलब उपरोक्त, रिटन कॉम्प्लेंट मतलब लिखित शिकायत, उपरोक्त लिखित शिकायत। ठीक है, आगे देखिएगा, द लर्नेड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसका हिंदी क्या हम लोग करेंगे? यहाँ पर लर्नेड के लिए क्या हम लोग विद्वान लगा देंगे? नहीं, यहाँ पर नहीं कहेंगे विद्वान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे। इसके लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे हिंदी में? अब माननीय आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। सिर्फ आप कह सकते हैं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, नहीं तो माननीय मुख्य न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट, न्यायिक मैजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे देखिएगा, औरंगाबाद टू कॉग्निजेंस ऑफ। फ्रेंड, ये टू कॉग्निजेंस ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है संज्ञान लेना। ठीक है, टेक कॉग्निजेंस ऑफ इसका बेसिक फॉर्म है, इसका मतलब होता है संज्ञान लेना। और इस तरह का शब्द का बहुधा प्रयोग होता है कोर्ट के कैंपस में। और ऑफेंस का मतलब तो हम लोग जानते ही है, अपराध होता है। हम लोग क्यों ना इसका हम लोग पूरा का पूरा हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पीछे से ही ट्रांसलेशन आपको हिंदी में करना पड़ेगा। क्या है कि आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की 190 एक ए की धारा के तहत, ठीक है, इस तरह से हो गया।
इसके बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा अनुवाद कर लेते हैं भाव निकाल करके। हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द कोड। ये जो कोड इतना बड़ा जो दिया गया है, यहाँ पर बस ये निर्देश दिया गया है, निर्दिष्ट किया गया है कि इस कोड को मतलब ये अब से इस बात को, है ना, ये जो सेक्शन 101A की कोड है, अब से इसको सिर्फ और सिर्फ कोड के रूप में रेफर किया जाएगा, कोड के रूप में इसको इंगित किया जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। और ब्रैकेट में आपको ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है? यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तब आपको ऐसे करके लिखना था। इसके बाद इसे संहिता के रूप में इंगित किया गया है। ठीक है, सिर्फ संहिता के रूप में इंगित किया गया। हियर इन आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। फ्रेंड, इसके बाद का सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है। आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, द कंप्लेनेंट वाज एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 200 ऑफ द कोड। फ्रेंड, इस सेंटेंस में आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान हो गया। और देखते हैं, छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट का हम लोग चलते हैं, अनुवाद कर ही डालते हैं। कंप्लेंट का मतलब क्या हो गया? शिकायत या नाउन है ना, और कंप्लेन एक वर्ब है। कंप्लेन मतलब शिकायत। शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने के बाद, ठीक है, शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने के बाद अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है? द कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता, है ना। ये सब्जेक्ट है, हम लोग शुरू में रख सकते हैं। शिकायतकर्ता से संहिता की धारा, कोड मतलब संहिता, संहिता की धारा 200, है ना, संहिता की धारा 200 के तहत शपथ दिलाकर छानबीन किया गया। ठीक है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस का ट्रांसलेशन ही कर दिया। आगे देखिएगा, बिफोर इशूइंग प्रोसेस। इशूइंग प्रोसेस कहने का मतलब हो गया क्या? बिफोर इशूइंग प्रोसेस मतलब प्रक्रिया को जारी करने से पहले। किसके तहत? अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कोड, संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया को जारी करने या प्रक्रिया को शुरू करने से पहले। The learned Chief Judicial Magistrate conducted an inquiry into the matter in order to ascertain the fact whether the complaint has any valid foundation। यहाँ देखिएगा, वैलिड फाउंडेशन का मतलब होता है पुख्ता आधार, है ना, पुख्ता आधार। कॉलिंग फॉर इशू ऑफ प्रोसेस टू द पर्सन्स कंप्लेंट अगेंस्ट और वेदर इट इज अ बेसलेस वन ऑन विच नो एक्शन नीड बी टेकन इन द प्रोसेस। टू विटनेसेस, विटनेसेस मतलब गवाह, टू विटनेसेस, दो गवाह, वर एग्जामिन्ड, जांच किया गया। किसके तरफ से? शिकायतकर्ता के तरफ से दो गवाहों को की छानबीन किया गया। किसके दरमियान? इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी। किसके दरमियान? संहिता की धारा 202 के तहत छानबीन, पूछताछ, इंक्वायरी मतलब पूछताछ, पूछताछ के दरमियान शिकायतकर्ता के तरफ से दो गवाहों की छानबीन की गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या किए कि अनुवाद किए। आगे देखिएगा क्या है आगे। आफ्टर एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस ऑन ओथ। यहाँ पर वही विधि से संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसका हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। शिकायतकर्ता होता है, विटनेसेस का मतलब गवाह होता है, ओथ का मतलब शपथ होता है। इसके बाद लर्नेड चीफ जुडिशियल, वही शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, नया एक फ्रेज का प्रयोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक लैटिन फ्रेज का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, और केस का मतलब मामला हो गया, है ना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जब हाई कोर्ट से संबंधित मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था, उसमें कई सारे हमने विधिक शब्दों का प्रयोग बताया हुआ था। उनमें से कई सारे शब्द आपके इसमें प्रयुक्त हुए हैं, आप देख सकते हैं, आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और जिस तरह का हमने पैसेज करवाया हुआ था इस परीक्षा के लिए, लगभग उसी तरह के पैसेजेस, उसी नेचर के पैसेजेस आए भी हुए हैं। फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। फाइंडिंग अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया? आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ। ठीक है, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ
ऑफेंसेस मतलब हो गया अपराध, पनिशेबल मतलब क्या हो गया, दंडनीय। किसके तहत दंडनीय है, यहाँ आगे देखिएगा कुछ है, पीछे से लेकर के चलेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 420, 467, 468 के तहत दंडनीय अपराध, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर लिया। ठीक है, तो पहले यूनिट्स में आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, इसके बाद फिर दूसरे स्टेप में आप यदि ट्रांसलेशन करने के लिए बैठते हैं तब काफ़ी आसान होगा ट्रांसलेशन करना। ठीक है, छोटे छोटे जो आइडिया यूनिट्स है, आइडिया यूनिट्स में आपको तोड़ लेना है। जिस तरह से आप कॉमन एरर्स में क्या करते हैं कि उसमें क्या है ना, पार्ट्स बटे हुए रहते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट्स, इस तरह के ये यूनिट्स है, और अंत में एक नो एरर का ऑप्शन रहता है। उसी तरह से जिस सेंटेंस का आपको अनुवाद करना है उसे सबसे पहले आइडिया यूनिट्स में आप तोड़ लीजिए। ठीक है, और उसका आप अनुवाद करिए। इसके बाद फिर फाइनली आप एक बार सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके आप अनुवाद करते हैं, मन में अनुवाद कर लीजिए, फिर उसको लिखित रूप दे दीजिएगा। मन में हर चीज़ अगर कोहियरेंट हो गया, हर चीज़ आप तर्क के आधार पर एक दूसरे से जोड़ लिए, ठीक है, तब फिर वो आपका फाइनल ट्रांसलेशन होगा। आसान हो जाएगा इस तरह से काम करना, है ना। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है वाईडी। वाईडी का मतलब ये एक लैटिन शब्द है, काफ़ी सारे लैटिन शब्दों का प्रयोग होता है कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में काफ़ी सारे लैटिन शब्दों का प्रयोग होता है, और कहा जाए तो हम लोगों का जो संविधान है, मूल संविधान हम लोगों का अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है, और अंग्रेजी में कई सारे भाषाओं का समावेश है, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, और इसका प्रयोग बहुधा होता है, इसका प्रयोग काफ़ी होता है कोर्ट के कैंपस में, इस तरह के शब्दों का, इस तरह के लैटिन फ्रेजेस का। यहाँ पर वाइडी मतलब होता है देखना। ठीक है, यहाँ हम लोग इंगित करने के सेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। निर्देश दिए गए, दिए गए किस में, ऑर्डर डेटेड 4 जनवरी 2007 के निर्देश में दर्शाए गए, है ना। वाईडी और डायरेक्टेड, ये दोनों को लेकर के एक भाव आपको देना है, दर्शाए गए, निर्देश किए गए, इस तरह से। फॉर इशुएंस ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कोड अगेंस्ट देम, वो सिंपल सा है। आगे देखिएगा, अब आफ्टर द अफॉरसेड ऑर्डर डेटेड 4 जनवरी 2007 वाज पास्ड बाय द लर्नेड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अ पिटीशन। पिटीशन का मतलब क्या होता है, याचिका। अ पिटीशन वाज फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉम्प्लेनेंट, शिकायतकर्ता के तरफ से एक याचिका दायर की गई, है ना, एक याचिका दायर की गई जिसमें उसने अनुरोध किया, प्रे मतलब अनुरोध करना, प्रार्थना किया, उसने जिसमें कि उसने अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि क्या, किस तरह की प्रार्थना किया, टू ऐड इन दैट ऑर्डर द नेम ऑफ 2 अदर एक्यूज्ड पर्सन्स ऑल्सो who were named in the complaint but were not summoned by that order। समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है तलब करना। ठीक है, इसका यदि हम लोग अगर पूरा का पूरा देखिएगा, एक ही सेंटेंस है, आप देखिएगा कि विधि संबंधित आप यदि ट्रांसलेशन पैसेज को कर रहे हैं तो जनरली आपको लंबे लंबे वाक्य मिलेंगे। आप संविधान पढ़िए, मूल संविधान आप पढ़िएगा तो लंबे लंबे सेंटेंसेस मिलेगा, और इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस है कि साधारण व्यक्ति के समझ में ही वो चीज़ नहीं आता है। इसको काफ़ी सिंप्लीफाई बनाने की आवश्यकता है। हालांकि चलते हैं हम लोग, इसका कहा जाए तो मौखिक रूप से इस सेंटेंस का हम लोग अनुवाद करते हैं। क्या कहेंगे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 4 जनवरी 2007 के उपर्युक्त आदेश पारित किए जाने के बाद शिकायतकर्ता की ओर से या शिकायतकर्ता की तरफ से एक याचिका दायर किया गया, जिसमें उस आदेश में दो अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम भी जोड़ने का अनुरोध किया गया। देखिए, है ना, ऐड, जो 2 अन्य आरोपी व्यक्तियों का भी नाम जोड़ने का अनुरोध किया गया, जिनका नाम शिकायत में था, लेकिन उस आदेश में उन्हें तलब नहीं किया गया था। ठीक है,
आशा करते हैं फ्रेंड कि इस पैसेज को इतना एनालाइज करने के बाद आप इस पैसेज का अनुवाद खुद कर सकते हैं। फ्रेंड, आप अपनी तैयारी में हर तरह के पैसेजेस को इंक्लूड करिए, चाहे वो विधि पर आधारित पैसेज हो, चाहे वो विज्ञान पर आधारित पैसेज हो, चाहे वो दर्शन पर आधारित पैसेज हो, चाहे वो आपका वाणिज्य पर आधारित पैसेज हो, किसी भी तरह का पैसेज हो, तो वो आपके प्रिपरेशन में उन तमाम तरह के पैसेजेस का समावेश अवश्य करिएगा। इससे आप अपनी दक्षता को काफ़ी बढ़ाएंगे और जितने भी तरह के पारिभाषिक शब्द हो सकते हैं, इस तरह के अलग अलग गद्यांश में उस तरह के तमाम तरह के पारिभाषिक शब्दों को आप नोट करेंगे और उन्हें आप लर्न भी कर लेंगे और उनका प्रयोग आप अपने डे टू डे लाइफ में भी करेंगे। इससे आप धीरे धीरे करके दक्ष होते चले जाएंगे और आप कोई ना कोई एग्ज़ाम में खुद को पूर्ण रूप से सफल छात्र के रूप में पाएंगे। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़ेंगे और हमारे कोर्सेस क्या डिटेल आप देखें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया। आप हमारे वेब पोर्टल से जुड़िए, आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़िए, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और फ्री में आप लाइव क्लासेस पाएंगे। फ्री में आप कई सारे वीडियो लेक्चर्स और मटेरियल्स भी पाएंगे, असाइनमेंट्स भी आप पाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहां पर हम लोग कुछ इसी तरह के अन्य इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को लेंगे और अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।